नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभयकांत एकेडमी पर बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज हम 9वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। साथियों, पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था भारत की आकार एवं स्थिति के विषय में। आज हम इस चैप्टर में भारत के भौतिक स्वरूप में किस प्रकार का भौतिक स्वरूप है हमारे देश का, हमारे यहाँ पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह इत्यादि के विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृति, जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप आदि विभिन्न स्थलाकृति पाई जाती हैं और विभिन्न स्थलाकृतियों वाला यह एक ऐसा देश है, विशाल देश है। आप किस प्रकार के भू आकृतिक या भूभाग में रहते हैं या क्षेत्र में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत भी पाया जाता है, खुला मैदान भी पाया जाता है, मरुस्थल भी पाए जाते हैं, पठार भी पाया जाता है एवं द्वीप समूह भी पाया जाता है। हम इन विशेष आकृति वाले भू आकृतियों को विस्तार रूप से आगे इस पर चर्चा करेंगे। आप अगर यहाँ ध्यान दें, आप भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। प्रश्न आएगा, सर भौतिक क्या होता है? देखिए बच्चे, भौतिक होता है हमारे आसपास का जो पर्यावरण, वातावरण है जो मौजूद है, जिसे हम महसूस कर पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, देख पाते हैं, ये हमारा भौतिक पर्यावरण है। तो हमारे विभिन्न स्थलाकृतियों में भौतिक विभिन्नताएं पाई जाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे पुराना अगर कोई भाग है तो वो है पठार, और पठार में भी प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप कहेंगे सर ये गोंडवाना लैंड क्या है? तो ये आपको आगे के 11वीं कक्षा में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब पूरी पृथ्वी जल से पूरी पृथ्वी पर जल एक स्थान पर पूरे में फैला हुआ था और बीच के भूभाग में भूमि थी। इस भूमि के टुकड़े को, बीच के टुकड़े को, भूमि के पूरे भूभाग को कहते थे पैंजिया। और जो इस भूमि के चारों तरफ जो जल विद्यमान था उसे पैंथालासा कहा गया था। बाद में आगे चलकर ये भूमि जो है, बीच में जो भूमि है, यह भूमि दो हिस्सों में टूट जाता है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। ये जो अंगारा लैंड है यही यूरेशिया है, जो आज का आप रशिया, चाइना या यूरोपीय देश देखते हैं, ये कभी अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और हमारा जो भारत है, या आप अफ्रीका कंटिनेंट देख लें, अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सब किसके हिस्से हुआ करते थे? ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हुआ करते थे। तो उस समय में जब इसका निर्माण हो रहा था, तो भूमि के भीतर से जो लावा है, भूमि के गर्भ में जो लावा है, वो ऊपर सतह पर आकर के फैलना शुरू हो गया, और धीरे धीरे जब यह ठंडा हुआ तो अब इसने पठार का रूप धारण कर लिया। ठीक है। और हमारा जो प्रायद्वीप है, अर्थात जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से लावा से बना है और यह, याद रखिएगा, प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ भूकंप वगैरह काफी कम आते हैं, क्योंकि यह काफी पुराना भूभाग है और यह अब शांत हो चुका है। इसके नीचे कोई जो ज्वालामुखी एक्टिविटी है वो बहुत कम, न के बराबर, शून्य मात्रा में होती है, जिस कारण से यह भाग स्थिर हो चुका है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित भी किया है। तो एनसीईआरटी दोनों बात कहता है।
कहता है कि यह स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के समय में कुछ भूकंप के झटके इस क्षेत्र में भी महसूस किए गए, जिससे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वह गलत सिद्ध होता हुआ प्रतीत हुआ। आगे देखिए, कहता है हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये हिमालय जो हम देखते हैं, जब ये आप नीचे मैप में आएंगे, इसको मैप में देखिए, ये जो हिमालय है, मुख्यतः हिमालय, ये हिमालय है आपका पूरा, ये पूरा आपका हिमालय है। तो ये जो हिमालय है पूरा आपका, ये हाल में बनी हुई स्थलाकृतियां हैं। हालांकि आपको हिमालय जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, हिमालय में भी दो तरह के हिमालय हैं, एक ट्रांस हिमालय और दूसरे स्वयं हिमालय। जो ट्रांस हिमालय हुआ हिमालय से पहले बना था, और हिमालय बाद के समय बना है। हिमालय को भी तीन हिस्सों में बांटा गया, ये सब आगे हम बताएंगे आपको। फिलहाल समझिए कि ये एकदम नई स्थलाकृतियां है। वही जब भारत के नक्शे को देखेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पुराना हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। बिल्कुल, अगर नया है, जब यहाँ भूकंपीय गतिविधियां होती रहती है तो वैज्ञानिकों के लिए कैसा स्थल है, ये एक अस्थिर स्थल है, अस्थिर भाग है। आगे कहता है हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। बिल्कुल, जब स्थल ही हिमालय ही नया है तो युवा है। युवा मतलब क्या होता है, जो जवान हो, यंग हो। तो ये यंग माउंटेन है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां। ध्यान दीजिएगा, तीनों चीज बताया। ऊंचे शिखर, जो पर्वत है उसके शिखर, ये शिखर को ऊंचा बोलते हैं। देखिए, अगर ये पर्वत है, ठीक है, तो इस पर्वत में ये जो ऊंचा स्थान है, इसको शिखर कहते हैं, इसको शिखर कहते हैं। और बीच में जो यहाँ पे गहरी गहरी घाटियां होती हैं, इन्हें गहरी घाटियां कहते हैं। और यहीं से नदियां निकल के बाहर आती हैं। ठीक है, तो तेज बहने वाली नदियां यहीं से मिलती है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। जलोढ़ क्या होता है, वैसी नदियां जो जल के माध्यम से, जब नदियां बहती हैं तो जल के माध्यम से अपने साथ क्या लेकर आती हैं, बहुत सारे सिल्ट, बालू, गिट्टी, पत्थर वगैरह लेकर आती हैं। और उनसे क्या निर्माण होता है, उनसे मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये जो बहा कर लाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम निक्षेप कहते हैं। और निक्षेप को बहा कर कौन लाता है, जल, इसीलिए उन्हें जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ निक्षेप अर्थात जल को ओढ़े हुए निक्षेप। ठीक है, आगे देखिए। तो उत्तरी मैदान जो है हमारा, उत्तरी मैदान मुख्य रूप से ऐसे समझ लीजिए आप, कि जो आपको मैंने पहले बताया था पिछले चैप्टर को पढ़ाते हुए ही, कि आपको भारत का जो राज्य स्तरीय नक्शा है, मैप है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप जब उत्तर मैदान में बोल रहा हूं तो आप इसको समझिए, उत्तर मैदान में मुख्य रूप से आपका पंजाब से लेकर के हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब, पश्चिम बंगाल, ये आपका उत्तरी मैदान है। और ये मुख्य रूप से इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के माध्यम से हुआ है। इसीलिए इसे जलोढ़ निक्षेपीय मैदान भी कहते हैं, उत्तरी मैदान को। आगे कहता है प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जो दक्षिण भारत का पठार है हमारा, ठीक है, तो ये जो पठार है हमारा, मुख्य रूप से इस पठार में जो है, ये आग्नेय शैल से बना है। इग्नियस रॉक्स जिसको बोलते हैं, आग्नेय शैल, अर्थात जब मैग्मा, ठीक है, जब मैग्मा धरती से, देखिए ये धरती है, अगर ऐसे आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए आप कि यहाँ से मैग्मा इस तरह से जब बाहर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो निकल कर ये क्या होगा, धरती के ऊपर फैल जाएगा। और जब ये फैलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये कठोर होता जाएगा। और जब कठोर होता जाएगा तब ये एक शैल का रूप ले लेगा, एक चट्टान का रूप ले लेगा। और इसे ही कहते हैं हम आग्नेय शैल। ठीक है, आग्नेय शैल जब टूटेगा, यहाँ से जब ये टूटा और टूट के नीचे गिरा, और गिरने के बाद फिर से फैल गया, ठीक है, तब ये कहलाएगा क्या, रूपांतरित चट्टान कहलाएगा। तब ये कहलाएगा आपका रूपांतरित शैल। तो आग्नेय शैल से किसका निर्माण हुआ, रूपांतरित शैल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है पूरा, ये हमारा आग्नेय शैल एवं रूपांतरित शैल से निर्मित पठार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार याद रखिएगा। और कम ऊंची है, ध्यान रखिएगा, कम ऊंची है,
चूंकि मैग्मा लावा से हुई है, ज्वालामुखीय क्रियाएं से इनका निर्माण हुआ है, तो ये कम ऊंची है एवं चौड़ी घाटियों से बना है। यहाँ पे जो घाटियां हैं इनकी, तो कैसी है, चौड़ी है काफी। अर्थात ये जो पर्वत है, इस प्रकार से इनकी घाटियां क्या है, चौड़ी घाटियां हैं यहाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। मुख्य भौगोलिक वितरण, देखिए मुख्य भौगोलिक वितरण अगर देखा जाए हमारे भारत के स्थलीय भूभाग को, है ना, निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से कितने हैं, वो 6 हैं। सबसे पहला क्या है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला, जो मैंने आपको हिमालय बताया है ना, जो भारत के उत्तर, मुख्य रूप से उत्तरी हिस्से में उपस्थित है। दूसरा, हिमालय के बाद उत्तरी मैदान। तीसरा, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। फिर भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल दो जगह है, एक जगह आपका राजस्थान में मिलेगा और दूसरा आपका ये मरुस्थल मिलेगा आपको लद्दाख के क्षेत्र में। ठीक है, वो बताएंगे आपको। तीसरा, पांचवा आपका हो जाएगा तटीय मैदान, जो आपका भारत का निचला हिस्सा है, यहाँ जो है ये तटीय मैदान है, निचले हिस्से में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में है, भारत के पूर्वी छोर पर। और जो आपका पश्चिम में है, आपका क्या है, पश्चिम में आपका है लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम एक एक करके हर भौगोलिक आकृति को विशेष रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत को देखिएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत काल में कहता है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत है हिमालय, और भूगर्भीय रूप से युवा है, वर्ड ध्यान रखिएगा, बनावट की दृष्टिकोण से वलित है। हमने पहली कक्षा में बताया था वलित क्या होता है। वलित वो जो फोल्ड माउंटेन, मुड़ा हुआ माउंटेन है ना, तो वलित है। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला है, ये क्या याद रखिए, तीन चीज याद रखिएगा। भूगर्भीय रूप से युवा है, अर्थात भूमि के गर्भ से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन अभी ये युवा है, अभी ये बन ही रहा है, हिमालय आज भी बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। और विस्तृत जो हमारा हिमालय है, ये बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन वलित पर्वत है का उदाहरण है, उसमें आपको हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, ये सारे पर्वतों का आपको लिस्ट दे दिया जाएगा, उसमें से आपको छांटना होगा। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय हमारा वलित पर्वत है। आगे लिखता है, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये मैप पर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा मैप पर। मैप पर कहता है, यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कैलाश श्रेणी है, ये हमारा कैलाश श्रेणी, अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए, एक सेकंड, ये हमारा यहाँ पे कैलाश श्रेणी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कैलाश पर्वत है। ठीक है, कैलाश पर्वत के पास ही, ठीक है, मानसरोवर झील भी है। ठीक है, और यहीं पे है बोखरचू वगैरह भी है, यहाँ पे राकस ताल भी है। तो यहाँ से एक निकलने वाली प्रमुख नदी, जो इसमें मैप में आपको दिखाया गया है, ये देखिएगा, ये मैप में दिखाया गया है, ये जो पाकिस्तान में जा रही है, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सिंधु से लेकर के, और देखिए बीच में आ गया यमुना और गंगा, और गंगा जो सीधे जा रही है, आगे आएंगे तो यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र आ गया। तो ये पूरा जो है आपका, ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका उत्तर भारत का मैदान है। तो ये जो उत्तर भारत का मैदान है, इसके उत्तर में देखिएगा तो क्या है, हिमालय है। और हिमालय देखिए आपको, हिमालय जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, हिमालय चौड़ा है कहाँ, पूर्व में चौड़ा है, ध्यान दीजिए, पूर्व में देखिए चौड़ाई है कितनी इसकी, और पश्चिम में, सॉरी, हिमालय पश्चिम में अत्यधिक चौड़ा है और पूर्व में कम चौड़ा है। ठीक है, हिमालय पश्चिम में अत्यधिक चौड़ा है और पूर्व में कम चौड़ा है। हिमालय का पूर्व में पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर तक हो जाता है, वहीं हिमालय की चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर तक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, आइए चैप्टर पर आते हैं। तो अभी हम आपने क्या पढ़ा कि पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है हिमालय, मैंने आपको दिखाया। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखिएगा, हिमालय सच में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है।
जो आपको बताया जाएगा आगे भी, है ना। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। हालांकि इसकी ऊंचाई अभी बढ़ रही है, लेकिन जो ऑफिशियली एनसीईआरटी बताता है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अब बोलेंगे सर इसमें असम का मतलब क्या होता है? देखिए, असम जो है, ध्यान दीजिएगा, असम का मतलब जो सम न हो। अ मतलब होता है क्या? न। अ मतलब क्या होता है? न। और सम मतलब क्या होता है? बराबर। अब एक बात बताइए, क्या पहाड़ी क्षेत्र आपको बराबर मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। कहीं आपको ऊंचे से शिखर हो जाएंगे, कहीं घाटियां हो जाएंगी, फिर पर्वत छोटे हो जाएंगे, इस तरह से आपको मिलेगा। तो कहीं भी बराबर तो है नहीं ये। इसीलिए कहा जाता है इस क्षेत्र को असम क्षेत्र, जो सम ना हो, बराबर ना हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में, अवरोध अर्थात रुकावट, है ना, जो उसकी ऊंचाई है, हिमालय, हिमालय को पार करना आसान तो है नहीं, क्योंकि कहीं अत्यधिक ऊंचे शिखर वाले पर्वत है और कहीं जो गहरी खाइयां हैं। तो इसको पार करना में बहुत अवरोध आता है। अवरोध अर्थात रुकावट आती है। अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ध्यान रखिएगा, भारत में हिमालय की चौड़ाई कितनी है? सॉरी, लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। भारत में हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। तो हिमालय कुछ कुछ ऐसा था, याद है आपको? इस तरह से फैला हुआ था हिमालय। इस तरह से फैला हुआ था हिमालय। यहाँ पे ज्यादा फैला हुआ था, यहाँ कम फैला हुआ था। लेकिन ये देखेंगे तो अर्धवृत्त का है। वृत्त कैसा होता है? ऐसा होता है। आप ध्यान से देखेंगे, वृत्त कैसा होता है? ऐसा होता है। तो ये अर्धवृत्त के समान है हमारा हिमालय, इसी बात को कहा जा रहा है। आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं, हिमालय जो है आधा अर्धवृत्त अर्थात आधा वृत्त के निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर। देखिए, मैंने बताया था आपको ना, कश्मीर में कितनी है? 400 किलोमीटर तो चौड़ाई है इसकी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी छोर पर 150 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अत्यधिक विविधता है। अर्थात जो ये हिमालय है हमारा, इस हिमालय में जो पूर्व का हिस्सा है वो अत्यधिक चौड़ा है। ध्यान दीजिएगा। और पश्चिम में चौड़ाई इसकी, सॉरी, पश्चिम में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। वहीं पूर्व में इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। जितनी भी अत्यधिक ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये भारत में हिमालय के पूर्वी हिस्से में आती हैं। बेसिकली माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में पड़ जाती है, ठीक है। और कंचनजंगा भारत में पड़ जाती है, ठीक है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय के 3 भागों में बांट सकते हैं आप। कौन कौन हिमालय? ये आगे बताएंगे आपको। मुख्य रूप से ये महान हिमालय होता है, महान हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। ये आगे पढ़ने को मिलेगा आपको, समझाते हैं हम। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। तो घाटी तो मैंने बता रखा है आपको क्या होता है। पहाड़ों के बीच में घाटियां तो होती हैं, है ना। इन्हीं घाटियों में लोग रहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय, ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तर में जो है उसे क्या बोला जा रहा है? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। याद रखिएगा, ये नाम डायरेक्टली पूछ देता है कि सबसे हिमालय के सबसे उत्तर में कौन सा हिमालय है, तो महान हिमालय। और एक और नाम है इसे हिमाद्री। तो हिमाद्री का मतलब क्या हुआ? देखिए, हिमाद्री में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है आपका हिम। हिम अर्थात बर्फ, हिम अर्थात बर्फ। और आर्द्र मतलब होता है जो गीला रहना, अर्थात ऐसे पर्वत जो हमेशा बर्फ से गीले रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। तो वो सबसे ऊंचा तो होगा ही, तभी वहां बर्फ है। और इस वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो अधिक होती है। चलिए देखते हैं कितनी ऊंचाई है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। सतत श्रृंखला मतलब लगातार ऊंची है, लगातार ऊंची है ये, लगातार सबसे सतत है एकदम। अच्छा, इसके बाद आगे कहता है क्या इसमें कि जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है इसकी। मतलब एवरेज ऊंचाई, औसत ऊंचाई यहाँ पे पर्वतों की कितनी है? 6000 मीटर है। सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आंतरिक हिमालय कहिए, महान हिमालय कहिए, आंतरिक हिमालय कहिए, या महान हिमालय कहिए, या हिमाद्री कहिए, ये तीनों एक ही हिमालय है। और इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसी में पाया जाता है। 6000 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है क्या कि इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। अब देखिए, मुख्य शिखरों के नाम यहाँ नीचे बताया गया है।
कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ है आपका? नेपाल में, 8,848 मीटर, जो मैंने बताया था आपको। इसके बाद आता है कंचनजुंगा या कंचनजंगा भी कहीं कहीं लिखते हैं इसको आप, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? भारत में। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी तो नहीं है, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है ये। तो ये सर ये कौन सा आप बता रहे हैं? देखिए हिमालय के पहले एक हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय के बनने से पहले हुआ है। ट्रांस का मतलब होता है पार, ध्यान समझिएगा, इस चीज को समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। ट्रांस का मतलब होता है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, ट्रांस का मतलब होता है क्या? ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है पार, ठीक है। और किसके पार? तो किसके पार? तो हिमालय के पार, मतलब हिमालय के उस पार वाला हिमालय को बोलते हैं क्या हम? ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांस हिमालय में हमारा एक चोटी आता है जिसको बोलते हैं केटू बोलते हैं, या गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं। तो ये जो केटू है या गॉडविन अस्टिन है, यही क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हिमालय की बात किया जाए, जो हिमालय किसके पार है? तो जो हिमालय इस ट्रांस हिमालय के नीचे में आता है, जिसको महान हिमालय, हिमाद्री कहते हैं। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है, वो है कौन है? वो है आपकी कंचनजंगा है, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी है, जैसे आपको, इसके बाद आपको आ गई, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, इसके बाद जैसे आपका मकालू हो गई, ये नेपाल में 8,481, धौलागिरी ये भी नेपाल में 8,172, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, जैसे नंगा पर्वत जिसको बोलते हैं, ये भारत में आ जाता है 8,126। फिर अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के में पड़ते हैं, ठीक है। तो अन्नपूर्णा नेपाल में, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में आता है, ये भारत में पड़ता है। 7,817, कामेट भारत में 7,556, नामचा बरुआ भारत में ही 7,556, गुरुला मंधाता नेपाल में 7,728। आप कहेंगे सर इतने सारे कैसे याद होंगे? देखिए आप दो याद रखिएगा। आपके परीक्षा में दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं। पहला तो ये पूछ सकता है आपसे माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो 8,848 मीटर ऊंची है, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा के बारे में पूछ सकता है, जो 8598 अर्थात 8,598 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, जो भारत की है ना, हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरा नंदा देवी थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा, नंदा देवी से पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है। ये भारत में पड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए महान हिमालय के, आगे कहता है महान हिमालय की वलय की प्रकृति असम्मित सम्मित है, अर्थात मैंने ठीक वही बताया। मतलब मैंने बताया था, मतलब क्या होता है? आप जब भी देखें किसी वर्ड के पहले, उसका मतलब डायरेक्ट निकाले पहले न। मतलब न। और सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर, अर्थात बराबर नहीं है ना। हिमालय के वलय की प्रकृति क्या बराबर है क्या? नहीं जी, बराबर नहीं, कहीं अधिक ऊंची है, कहीं अधिक मुड़ी है, कहीं अधिक नीची है, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है क्या कि हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ग्रेनाइट किसे पाया जाता है? तो महान हिमालय में ही पाया जाता है। जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें क्रोड में, मतलब बीच में, अगर देखेंगे महान हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। वही ग्रेनाइट जो आप अपने घरों में किचन में देखे होंगे, किचन में लगा होता है, गैस चूल्हे के नीचे देखिएगा, ठीक है। या कहीं आप किसी मकान वगैरह में भी ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। काफी चिकना टाइल्स होता है, मोटा होता है, जबकि यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। चूंकि मैंने बताया था कि इनकी ऊंचाई औसतन 6,000 मीटर होती है, अर्थात सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी में पाई जाती है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर बर्फ पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर सर्वाधिक ऊंचाई पर बर्फ क्यों पाए जाते हैं सर? देखिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देंगे, बाकी हम अगले चैप्टर में इसको क्लियर करेंगे। हम बस इतना जान लीजिए अभी के लिए, ठीक है, कि आप एक सेकेंड, हाँ, आप इतना जान लीजिए कि ये अगर पर्वत है, ठीक है, तो 165 मीटर, कितना? 165 मीटर ऊपर जाने पर, ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, है ना, सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि 165 मीटर जब आप पृथ्वी पर से, जहां आप खड़े हैं वहां से 165 मीटर सीधा ऊपर गए आप, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाएगा।
अब सिंपल सा लॉजिक लगाइए, मान लीजिए ये है हमारा एवरेस्ट, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा एवरेस्ट है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर, ठीक है 8,848 मीटर, ठीक है। अच्छा 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री कम होता है, तो जब इसको गुना कीजिएगा ना लगभग कितने ऐसे समझिए कि कितना आप ऐसे समझ लीजिए ना कि एक सेकेंड, तो लगभग आप 1,000 एक सेकेंड जब आप 1,000 मीटर ऊपर जाएंगे तो लगभग आपका 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्योंकि आप जब 165 आप ऐसे समझिए 165 को आप 6 से गुना करेंगे तो लगभग आपका 1,000 मीटर के आसपास जाता है, ठीक है ऊंचाई। तो अब इसको मैं मिटाता हूं, अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा कि हमने कितना जाना कि जैसे हम ये हमारा माउंट एवरेस्ट की चोटी हो गया और ये 8,848 मीटर ऊंची हो गई, और जब हम यहाँ पे इसके उस शीर्ष पर जाएंगे तो यहाँ पे 8,848 मीटर, इसको हम 8,000 मीटर ही अगर लेते हैं, मान लीजिए 8,000 मीटर लेते हैं तो ये लगभग 8,000 मीटर होगा, ठीक है। और 8,000 मीटर कितना किलोमीटर होता है 8 किलोमीटर होता है। चूंकि हमने अभी पढ़ा था क्या हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या कि 1,000 मीटर ऊपर जाने पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो 8,000 जाएंगे तो क्या होगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड से गुना करना होगा किसमें तो 8 में। तो आप गुना कर सकते हैं 8 गुना 6 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा 8 6 जा 48 डिग्री, सॉरी 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जरा सोचिए आप एक बार बताइए कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर कम हो गया गिर गया तो ये माइनस में लिखा जाएगा प्लस में, ये तो माइनस में लिखा जाएगा -48 डिग्री सेंटीग्रेड। और जहां -48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा वहां पे बारिश भी होगी तो किस रूप में होगी बर्फ के रूप में, क्योंकि गर्मी होगा तब ना बर्फ पिघलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे इसीलिए बर्फ पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए पर्वतों पर ऊंचाई पर क्या पाया जाता है बर्फ पाया जाता है। एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, आगे चल के हम और इसको डेप्थ में बताएंगे जब आपको जलवायु चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, क्यों ढकी रहती है समझ में अभी 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 मैंने बताया आपको, तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानी क्या होता है, देखिए हिम से ढका हुआ पर्वत को हिमानी कहते हैं। और ये बिल्कुल प्रवाह इसका होगा ही, जब ऊपर में बर्फ रहेगा तब बर्फ भी नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा खसक करके, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बर्फ को पहाड़ों पर भी नीचे की ओर खींच रहा होता है, क्योंकि पहाड़ तो सीधे होते हैं तो वहां से बर्फ पड़ता है और बर्फ नीचे की ओर खसक कर आता रहता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन दिया आपको, ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम। तो ये आपका होमवर्क है, आप पता कीजिएगा, ठीक है कि हिमानिया और दर्रा, ठीक है। हिमानी मतलब जो ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ बर्फ होते हैं, और दर्रा मतलब जो भी बड़ी बड़ी खाइयाँ होती हैं, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए ना रास्ते होते हैं जो दो पर्वतों के बीच में थोड़े से रास्ते बन गए, ये दर्रा कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है क्या भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। बिल्कुल, जो भारत में जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले प्रश्न पूछ सकता है, नंदा देवी पूछा था ना, नंदा देवी भारत के उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कामेट हो गया, नामचा बड़ुआ हो गया, ये भी भारत में पड़ रहा है। तो आपको पता करना है कि ये किस, आप मैप निकालिए बिल्कुल वहां देखिए, आप खुद से देखिएगा तो ज्यादा समय लंबे समय तक आपको याद रहने वाला है, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आइए आगे चैप्टर पर हम आते हैं। आगे कहता है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, असम मतलब बराबर है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित, तो हिमाद्री के दक्षिण में मतलब कौन सा हिमालय, तो या अब आगे पता चलेगा आपको, लघु हिमालय एवं हिमालय या निम्न हिमालय। देखिए हिमाचल या निम्न हिमालय, सॉरी हिमाचल या निम्न हिमालय, तो ये जो लघु हिमालय है इसे ही कहते हैं हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। मुख्य रूप से जो हमारा आपका हिमाचल प्रदेश है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है।
इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। मतलब जो ऐसे समझिए कि जो चट्टानें उनसे टूटकर गिरी नीचे या फिर बदली महान हिमालय से, उनका निर्माण इसके लघु हिमालय के रूप में हो गया। ठीक है, इनकी ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच। ठीक है, ध्यान रखिएगा। औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर। याद रखिएगा, जो हमारा लघु हिमालय है या हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, ये सभी एक ही हिमालय हैं। ये महान हिमालय के ठीक नीचे आते हैं दक्षिण की तरफ। ठीक है, और इनकी चौड़ाई 50 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर। ठीक है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला श्रृंखला क्या होती है? बहुत सारे पर्वत एक क्रम से, एक लाइन से बहुत सारे ऊंचे ऊंचे शिखर हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये ऐसे समझिए आप, एक सेकंड, ऐसे समझिए, जैसे ऐसे। ठीक है, तो एक लाइन से श्रृंखला है कि नहीं है? तो सबसे लंबा श्रृंखला किसका है? सबसे लंबा श्रृंखला है आपका, किसका है? पीर पंजाल का है। तो पीर पंजाल कौन से हिमालय में आता है? ध्यान दीजिएगा, कौन से हिमालय में आता है पीर पंजाल? ठीक है, तो पीर पंजाल हमारा आ जाता है लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय बोलिए। ठीक है, तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला भी है धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, धौलाधर और महाभारत, महाभारत श्रृंखला मुख्य रूप से नेपाल में पड़ जाता है, धौलाधर भारत में। ठीक है, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित है। ध्यान रखिएगा, कांगड़ा और कुल्लू ये दोनों टूरिस्ट प्लेस है भारत में। आप अगर फ्यूचर में घूमने जाएं तो यहाँ जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ ही घूमने जाते हैं लोग। कांगड़ा, कुल्लू, मनाली सुना है आपने ना? तो ये सब इसी यही निम्न सॉरी आपका क्या बोलते हैं उसको, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय का ही हिस्सा है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, अर्थात यहाँ नगर बसे हुए हैं, छोटे मोटे शहर बसे हुए हैं जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, एटलस से, अर्थात मैप जो आपके पास अवेलेबल है या एटलस की एक पुस्तक आती है जिसमें विशेष रूप से मैपिंग को समझाया गया है, आप पता कीजिए नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखे जहां वे स्थित है। तो बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, आपको मैं बता सकता हूं पर बताऊंगा नहीं, आप पता कीजिए। हालांकि एक जान लीजिए आप फिलहाल, मसूरी, ठीक है, उत्तराखंड में, नैनीताल भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, रानीखेत आप पता कीजिए, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, आइए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। मैंने बताया था, पहला आपका महान हिमालय, दूसरा आपका लघु हिमालय और तीसरा लास्ट शिवालिक हिमालय। ये तीन प्रकार के मुख्य रूप से हिमालय से मिलकर हमारा बना है पूरा हिमालय। ठीक है, तो सबसे जो बाहरी श्रृंखला है, सबसे बाहर में आता है, आप देखेंगे दक्षिण, सबसे दक्षिण में हिमालय के, तो वो हमारा कौन है? वो हमारा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, आइए, इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। समझ गए? तो ये अवसाद से बना है। ठीक है, और कौन से अवसाद से? तो मुख्य हिमालय जो मेन हिमालय था, याद है ना आपको, जो मेन हिमालय बड़ा हिमालय था, उससे जो टूट टूट कर हिमालय आया नीचे, बड़ा बड़ा चट्टान, कई 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 100 मीटर चट्टान जो टूटा, उससे बना है ये मुख्य रूप से। ठीक है, जहां टूट के गिरा वहां पे बड़ा पहाड़ बन गया। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं, है ना? जलोढ़ अर्थात जल के द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से ढकी हुई है। ठीक है, और बजरी है, मोटी मोटी पत्थर होते हैं बड़े बड़े। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत, देखिए ये कहाँ पे है? तो बेसिकली वही निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में इस लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। अब देखिए, एक ये हो गया घाटी, ठीक है, और ये घाटी के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो गया, फिर यहाँ अब घाटी बन गया। ठीक है, तो ये जो बीच में स्पेस बना ना, यहाँ पे लोग घर बनाकर रहने लग जाते हैं। ठीक है, और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? दून के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? दून के नाम से जानते हैं। दून में बहुत सारा आ जाता है, जैसे आपने सुना होगा देहरादून, है ना? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ऐसे ही है कोटली दून, पाटली दून, बहुत सारे दून है। ठीक है, तो ये घाटियां हैं बेसिकली, और किसके बीच में है? दो हिमालय, महान हिमालय का इसमें रोल नहीं है, निम्न हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहा है आपने। ठीक है, तो निम्न हिमालय या लघु हिमालय कहिए। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक जो सबसे दक्षिण वाला था, उन दोनों के बीच में पड़ता है ये, है ना? लंबवत है, मतलब लाइन से है एकदम।
कुछ प्रसिद्ध दून, जैसे आपको हाँ देखिए लिखा हुआ है, कुछ प्रसिद्ध दून कौन कौन है, जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अब देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम हिमालय को देख रहे हैं तो हिमालय को ही देख लीजिए। ठीक है, देखिए आप एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। अब देखिए ये रहा आपका महान हिमालय का हिस्सा, देख रहे हैं, ये महान हिमालय लगातार है एकदम, देखिए ध्यान से लगातार है। वहीं देखिए निम्न हिमालय को देखिए, निम्न हिमालय बीच बीच में टूटा हुआ है, देख रहे हैं, टूटा हुआ है बीच बीच में। तो निम्न हिमालय लगातार नहीं है। और इसके लास्ट में कौन है, ये शिवालिक है, देखिए कौन सी है ये शिवालिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मुख्य रूप से 3 हिमालय हो गए। ठीक है, और ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये भी हिमालय में आता है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय है, इसमें काराकोरम भी पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे सिंधु नदी हो गया, यहाँ यमुना, गंगा, ठीक है, मुख्य नदियाँ। और यहाँ पे आपकी ये सांगपुर रिवर जो है, यही सांगपुर रिवर भारत में यहाँ से प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद भारत में बहती हुई असम में होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपुर रिवर कहते हैं, यारलंग सांगपो पूरा नाम होता है। ठीक है, ये आपको आगे कक्षा में पढ़ाया जाएगा, हो सकता है इसी में पढ़ाया जाए, नदी जहाँ पे होगा आपको वहाँ पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो ये हिमालय है आपका। आइए आगे की चैप्टर को देखते हैं। देखिए हिमालय की तस्वीर देखिए, देख रहे हैं पूरा बर्फ से ढका हुआ है, देखिए ध्यान से, पूरे बर्फ से ढका हुआ है ना। आइए देखते हैं, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के स्थित क्षेत्रों के आधार भी बांटा जाता है। अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर हिमालय हो गया, तो हिमालय को तो हमने बांटा था, याद होगा। ये कौन सा, मान लीजिए ये था आपका महान हिमालय, इसके बाद आपका था कौन, निम्न हिमालय, जो कहीं कहीं टूटा हुआ था, याद होगा। इसके बाद आपका क्या आता है, शिवालिक हिमालय, जो लगातार सतत भी था। ठीक है, और कहीं कहीं टूटा हुआ भी था। अब ये हिमालय को हमने बांटा है 3 तरह से। पहला हमने क्या पढ़ा था कि ये रहा महान हिमालय। ठीक है, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये था शिवालिक। क्या था, शिवालिक। ठीक है, अब इन तीनों हिमालयों को तीनों हिमालय, या मुख्य रूप से पूरा तो हिमालय ही है, पर हिमालय के 3 भाग हैं, इनको मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की स्थिति में बांटा जाता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बांटा गया है, इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए मुख्य रूप से 4 हिमालय मिल रहा है यहाँ पे, अभी आपको बताया जाएगा। देखिए आगे क्या लिखता है, लिखता है पश्चिम से पूर्व तक की स्थिति क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर बांटा गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे याद होगा, यहाँ पे कौन सा नदी, सॉरी एक मिनट हो जाइएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं हम। हाँ देखिएगा, यहाँ पे यहाँ पे कौन सी नदी बह रही थी, याद होगा आपको, कौन सी नदी बह रही थी, कौन सी नदी बह रही थी, सतलुज नदी। कौन सी नदी बह रही थी, सतलुज नदी। और सिंधु के बीच, तो आप देखेंगे सतलुज और सिंधु के बीच में जो हिमालय था, ठीक है, मुख्य रूप से, आप थोड़ा सा एक मिनट वेट कीजिएगा, इसको और डिटेल में कर देते हैं। हाँ, ऐसे, हाँ, यहाँ से ऐसे निकल करके, एक सेकंड, यहाँ से ऐसे निकल करके यहाँ से आ रहा था सतलुज। ठीक है, और आगे जाके सिंधु में मिल जाएगा, सिंधु ऊपर की ओर गया है, फिर नीचे आएगा। तो ये जो आपका सतलुज और सिंधु के बीच हिमालय है, इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है, पंजाब हिमालय, ध्यान रखिएगा। सतलुज और सिंधु के बीच के इस क्षेत्र को पंजाब हिमालय। ठीक है, अब देखिए एक हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक सेकंड हटा ही देते हैं ताकि आपको समझाने में अच्छा रहेगा। और हाँ, इसके बाद अब ये आपको पता है, आपको ये पता है कि ये सतलज है। ठीक है, सतलज। अब सतलज के बाद ये एक यहाँ पे नदी है, कौन सी नदी, काली नदी। तो सतलज और काली के बीच की नदी, सतलज और काली आगे लिखा है, देखिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो सतलज और काली जो नदी है, ये कौन सी नदी आपकी हो गई, काली। तो सतलुज और काली नदी के बीच में जो है आपका है, कौन सा हिमालय आता है, ये आता है कुमाऊं हिमालय। सॉरी एक मिनट रुकिएगा, इसको मिटाने दीजिए। हाँ, कौन सा हिमालय हो गया ये आपका हो गया कुमाऊं हिमालय, ध्यान रखिएगा। ये जो कुमाऊं हिमालय है, ये सतलज और काली के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बात जान लीजिए आप
कि कहता है कि इसको मैं हटा ही देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको अलग बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ तक को क्या था हमारा, ठीक है। यहाँ तक हो गया सतलज, सतलज, सतलज के बाद आपका यहाँ पे काली, ठीक है। फिर ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये फैला हुआ है हिमालय, ठीक। अब देखते हैं, चलिए। तो सतलज और जो सिंधु के बीच जो हिमालय है उसको आपको पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय याद रखेंगे। इसके बाद पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका हिमालय था जिसे पंजाब हिमालय आप कह रहे थे, जो सतलज के पहले वाला था, ठीक है, इस हिमालय को कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सतलुज तथा काली के बीच में, सतलुज और काली के बीच में क्या होगा, कुमाऊं हिमालय, याद रखिएगा, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। अच्छा, काली तथा तीस्ता के बीच में, ठीक है, अब ये नेपाल का एरिया हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो एरिया हो जाता है आपका, ये बिल्कुल ये नेपाल का एरिया हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेपाल के एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे तो आपको पता है कि ये काली नदी है और ये हो गई तीस्ता, काली और तीस्ता। तो काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय पड़ता है, इस हिमालय को हम जानते हैं किस नाम से, इस हिमालय को हम जानते हैं नेपाल हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, आगे है, ठीक, ठीक है। तो इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता तथा दिहांग, अब देखिए ये अंत में जो आपका आया था, ये जो अंत में यहाँ जो हिमालय बच जाता है, इसके तीस्ता, ये तीस्ता के बाद यहाँ पे एक नदी आती है जिसको ब्रह्मपुत्र, यहाँ से दिहांग का कहा जाता है, ये बह जाता है इस तरह से आकर के हिमालय बांग्लादेश में चला जाता है। तो यहाँ पे जो हिमालय आपका है, इस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो इस हिमालय के नाम से जाना जाता है, आपको किस नाम से जाना जाता है, असम हिमालय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ना, मुख्य रूप से आपका असम राज्य ही पड़ता है, बेसिकली असम का निर्माण ही हुआ है लगभग इसी नदी की वजह से, ठीक है। तो ये चार हो गए, आप ध्यान रखिएगा, ये चार प्रकार के हो गए। आप अगर हिमालय को हम ऐसे मुख्य रूप से ऐसे हम बांट लेते हैं, हो जाइए, ऐसे हम बांट लेते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मुख्य रूप से चार तरह से देख लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। हाँ, तो पहला कौन था, ठीक है, फिर आप दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, और फिर लास्ट में चौथा यहाँ पे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पहला कश्मीर हिमालय, आप बोल दीजिए हिमाचल हिमालय, या आप पंजाब हिमालय। दूसरा क्या था, दूसरा वाला आपका हो जाएगा क्या, याद रखिएगा, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं क्षेत्र पड़ता है उत्तराखंड में ना, कुमाऊं गढ़वाल, तो कुमाऊं क्षेत्र, कुमाऊं हिमालय। तीसरा आप याद रखिएगा नेपाल वाला, तो नेपाल हिमालय। और लास्ट में कौन सा हिमालय, बीच में असम पड़ता है, तो असम हिमालय, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसको वही लगा लिया कीजिए, डायरेक्टली प्रश्न एग्जाम में आपको मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है। आइए हम आगे शुरू करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। चलिए, अब आगे ये कहता है काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय के सीमांकन करती है। तो बता दिया आपको, हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। तो आप पता कर लीजिएगा हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्षेत्रीय में। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, देखिए कौन, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है दिहांग महाखड्ड। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जब भारत का आप नक्शा लेंगे, तो अगर ये आप ऐसे समझिए, ये नेपाल हो गया, ये आपका सिक्किम वाला एरिया हो गया, भूटान, और ये आपका पड़ जाता है कौन, ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। तो ये जो आपका ऐसे समझिए कि यहाँ से जब ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करती है ना, तो यहाँ पे एक खड्ड, महाखड्ड बनाती है, नदी है, तो नदी क्या करेगी, देखिए हिमालय जब ऊंचा हो रहा था, बढ़ रहा था ना, उससे पहले ये नदियाँ थीं। कौन सी नदियाँ, तो वो नदियाँ हैं आपको सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये वाली कौन है, ब्रह्मपुत्र। तो ये पहले से बढ़ रही थी। अब हिमालय तो एक दिन में बढ़ा नहीं, हिमालय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आज ही बढ़ रहा है। तो हिमालय बढ़ता जा रहा था, पर इन नदियों का अपना रास्ता था। तो इन्होंने अपने रास्ते में बढ़ने वाले पत्थरों को, हिमालय के पत्थरों को काटना शुरू कर दिया अपने धाराओं से।
तो वहां पे क्या है, यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या हुआ, हिमालय आगे बढ़े, हिमालय मतलब उठी ही नहीं। ऐसे समझिए कि अगर ये हिमालय है, ठीक है, और यहाँ से अगर नदी बह रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नदी बह रही है, तो क्या हुआ कि आसपास की तो पर्वतें ऊपर की ओर उठ गई, क्योंकि रुकावट नहीं था। लेकिन चूंकि यहाँ नदी बह रही थी, तो नदी ने यहाँ के हिमालय को काटते रही, लगातार काटते रही बहने की वजह से, तो यहाँ पे हिमालय ऊंची नहीं हुई। और यहीं पे निर्माण हो जाता है किसका, गार्ज का, याद रखिएगा, किसका निर्माण होता है, गार्ज का। ध्यान रखिए, किसका निर्माण होता है, गार्ज का, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जिस गार्ज का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, दिहांग गार्ज बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, दिहांग गार्ज। ठीक है, यह महाखड्ड, गार्ज क्या होता है, गड्ढा। आप देखिए ना, इस अगर पर्वत के चोटी से ऊपर से आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, अरे बहुत गड्ढा है, नीचे गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, महाखड्डा है। ठीक है, तो उसे गार्ज कहा जाता है, याद रखिएगा। तो गार्ज का निर्माण मुख्य रूप से कौन की है, नदियों ने ही किया है गार्ज का निर्माण, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोलता है। वो कहता है कि अ, दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी सीमा के, देखिए तो हिमालय जो है, आप हिमालय के ऊपर देखेंगे तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। तो हिमालय जो है, जैसे आपने देखा था कि ऐसे देखा, देखिए, हाँ, ऐसे आपने देखा था ये हिमालय है, ठीक है, लेकिन हिमालय ऊपर जाकर के ऐसे नीचे की ओर मुड़ जाती है, याद रखिएगा। तो ये तीखा गाड़ एकदम तीखा मुड़ जाती है, देख रहे हैं एकदम सीधे मुड़ गई है। और भारत की ये क्या बना रही है, पूर्वी सीमा, क्योंकि इसके बाद क्या पड़ता है, म्यांमार पड़ता है, ध्यान रखिए, ये सब क्या पड़ता है, म्यांमार पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो नीचे तीखा मुड़ते हुए और फैल भी जाती है वहां पे, है ना, वहां पे क्या होती है, ये फैल भी जाती है, ध्यान रखिएगा, फैल भी जाती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से आता है, याद रखिएगा। तो जो भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मैप में देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, फिर उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पे जितनी भी हिमालय, ये भारत के जो पूर्वी छोर पर हिमालय है, इन्हें पूर्वांचल कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, पूर्वांचल। तो पूर्वांचल हिमालय हो गया। अच्छा, पूर्वी पहाड़ी भी कहते हैं। अच्छा, तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है, वही है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से आता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, जो उत्तर पूर्व, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां से गुजरती है, तथा मजबूत बलुआ, ध्यान दीजिएगा, मजबूत बलुआ पत्थरों से, जो अवसादी शैल है उनसे बनी है। तो जब आपको चट्टान पढ़ाया जाएगा अगले कक्षाओं में, हो सकता है, या फिर 10th में या फिर 11th में जब पढ़ाएंगे उस वक्त भी बताएंगे कि जो अवसाद होते हैं ना, ठीक है, पत्थर चट्टानों के भी अवसाद होते हैं। जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं, देखिए जो बड़ा पर्वत है, मान लीजिए बड़ा पर्वत है, ठीक है, अब ये पर्वत के साथ क्या हुआ कि ये पर्वत के साथ क्या हुआ, ये पर्वत यहाँ से ऊंचाई पर था, चूंकि बारिश हुई, धूप लगा तो टूटा, तो टूटने के बाद ये पूरा हिस्सा क्या होगा, नीचे की ओर गिर के आएगा, गिर के आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। तो ये किससे बना, ये तो बेसिकली अवसाद से बना, इसी पर्वत पर्वत के टूटने की वजह से बना, क्योंकि ये टूट कर नीचे गिरा, और गिरने के बाद फिर से पर्वत बन गया। तो यही अवसादी अवसादी शैल बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला शैल हो गया, है ना, जो मुख्य पर्वत हो गया, और ये अवसाद से बना हुआ पर्वत है, इसलिए अवसादी शैल कहलाता है। ठीक है, ध्यान लीजिएगा। तो क्या बोलता है कि कैसे पत्थरों से बना है ये, तो मुख्य रूप से कहता है मजबूत बलुआ पत्थर से बना है, जो क्या है, एक अवसादी शैल है ना, उसी से बना है। ये घने जंगलों से ढकी है, तो सबसे ज्यादा आप जंगल देखेंगे कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही है, हर राज्य के अंदर बहुत जंगल है। ठीक है, तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखला, तो यहाँ पे जो पर्वत है कैसी है, समानांतर है, एक क्रम लगभग थोड़ा बहुत अंतर के साथ ऊंचाई पर है ना, समानांतर श्रृंखला है यहाँ पे, एवं घाटी के रूप में फैली हुई है। यहाँ पर कौन फैली हुई है, तो यहाँ पे जो जंगल वगैरह है वो फैली हुई है। ठीक है, और जो पूर्वांचल पहाड़ियाँ है वो फैली हुई हैं। पूर्वांचल में याद रखिएगा पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है ना। तो पूर्वांचल में कौन सी, पटकाई बूम बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ, है ना, हर राज्य के हिसाब से नाम है आपका, ये सब पहाड़ियाँ शामिल है। आइए अब उत्तर के मैदान को समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसलिए कि उत्तर मैदान में ही सबसे प्रमुख मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक खेती भी होती है, एग्रीकल्चर भी खूब होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों, कौन कौन, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, जो मैंने पहले कई बार बता चुका आपको, तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। अब नदी अकेले तो नहीं चलती है ना, जैसे नदी अगर ऐसे मान लीजिए आप चलेगी नदी ऐसे,
ठीक है, तो अपने साथ छोटी-छोटी बहुत सारी नदियों का जल उसमें आके भर जाता है, ठीक है। ये आपको रिवर चैप्टर पढ़ाएँगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से मान लीजिए गंगा है, तो गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हो गई। तो नदियाँ जो हैं अपने साथ बहुत सारी छोटी-छोटी नदियों के जल जल को लेकर भी चलती हैं और इन्हें कहा जाता है सहायक नदी, ठीक है। जो बड़ी नदियों की सहायक जो छोटी नदियाँ होती हैं। यह मैदान कौन? उत्तर का मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा भारत में जो मृदा अर्थात मिट्टी सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कौन है? वो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद, गिरिपाद मतलब गिरि मतलब होता है पर्वत, याद रख लीजिए। गिरि मतलब पर्वत और पाद मतलब पैर, पर्वत के पैर में स्थित है कौन? है ना। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन अर्थात द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है ना। जैसे ये नदी हो गया, आप ऐसे मान लीजिए ये नदी हो गई, ठीक है। और इसमें ये छोटी-छोटी नदियाँ आके मिल रही हैं, तो ये नदी द्रोणी कहलाता है। याद रखिएगा ये क्या कहलाता है? नदी द्रोणी। ये कहलाता है क्या? नदी द्रोणी। अब देखिए ध्यान से, तो क्या कहा है इसमें कि बहुत बड़े बेसिन या द्रोणी कहा है ना अभी, बहुत बड़े बेसिन या द्रोणी में किसका? जलोढ़ का, जल के द्वारा बढ़ाकर लाए गए निक्षेप, जिसको जलोढ़ निक्षेप बोले थे, मैंने पहले बताया था आपको। इसका निक्षेपण हुआ है जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। तो उपजाऊ मैदान है क्यों? अच्छा, सबसे उपजाऊ मिट्टी भी कौन होती है? तो लगभग यही मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक खेती होती है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, याद रखेंगे कितना लंबा है? 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 300, इसको रुक जाइएगा, हाँ, 320 किलोमीटर चौड़ा है। याद रखिएगा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है उत्तर भारत का मैदान। यह सघन जनसंख्या, सघन मतलब घना है, घना जनसंख्या रहता है यहाँ पे। अधिकतर आबादी देखिएगा या जितने भी बड़े शहर देख लीजिए आप, आपको कोई भी मन में उठाइए, कोई शहर उठा लीजिए, दिल्ली, मुंबई, आगरा, जितने उठा लीजिए, है ना, कलकत्ता, जितने उठा लीजिए, पटना, जितने बड़े शहर उठाइएगा वो किसी न किसी नदी के तट पर ही होगा, नदी के किनारे ही होगा, याद रखिएगा। तो चूंकि उत्तर भारत में नदियां अधिक है, जो प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी फिर सहायक नदियां यमुना वगैरह, घाघरा, सोन, तो बहुत सारी नदियां हैं और इन नदियों के तट पर आबादी बहुत बसी हुई है। इसीलिए कहा गया है कि सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है ये। समृद्ध मृदा, तो मिट्टी भी यहाँ की क्या है? बहुत उपजाऊ है, समृद्ध है। समृद्ध मतलब खुशहाल, है ना, मजबूत मिट्टी जिसमें बहुत सारी उर्वरा शक्ति होती है। समृद्ध मृदा आवरण, आवरण मतलब ढका हुआ, मिट्टी में बहुत सारी मृदा क्या बोलते हैं उसको, वो गुण पाए जाते हैं ऐसे जिसमें कृषि करने में आसानी होती है। पर्याप्त पानी मिलता है, नदी है तो पर्याप्त पानी मिलेगा इस क्षेत्र में, उपलब्ध है। एवं अनुकूल जलवायु के कारण, जलवायु भी बहुत अच्छी है यहाँ, क्योंकि एक तरफ तो पर्वत है और दूसरे तरफ क्या है आपका? पठार है ना। और नदियाँ बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बहुत अनुकूल जलवायु प्रदान करता है। कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। बोले ना आप, आपको कि कृषि यहाँ बहुत अच्छे से होती है। आगे कहता है उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हुई हैं। हाँ, तो उत्तर पर्वत, जो उत्तरी पर्वत है, जो उत्तर भारत के जो पर्वत है, हिमालय है, वहां से जितनी नदियां आती हैं अपने साथ निक्षेपण लाती है, अवसाद लाती है, गाद लाती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। तो नदी ऊपर से जब पर्वतों से आती है तो तेज होती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है तो नीचे क्या है? समतल भूभाग है और यहाँ पे नदी की गति कम हो जाएगी। उससे क्या होगा? तो जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। अब नदीय द्वीप क्या होता है? देखिए, नदी अपने साथ मैप में यदि दिया होगा तो हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। नहीं, यहाँ नहीं दिया है, आपको आगे देख लेते हैं, आगे कहीं दिया हो। हाँ, देखिए एक छोटा सा द्वीप दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये द्वीप देख लीजिए। ये देखिए नदी जो आई अपने साथ तो बहुत सारा अवसाद बहा के लाई। इसमें पत्थर, मिट्टी, बालू, गिल्ट, सिल्ट, बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। पेड़ पौधों को भी बहा कर लाती है, बड़े बड़े चट्टानों को बहा कर लाती है। और लाने के बाद जब नदी का ढाल कम होता है तो ऐसे ही वो एक स्थान पर क्या करती हैं? छोड़ देती है, जमा कर देती है। चूंकि ये हजारों नहीं लाखों वर्षों तक की प्रक्रिया होती है तो यहाँ बहुत ऊंचाई पर जमा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है ये क्षेत्र। और यही क्या कहलाता है? नदी के बीचों बीच में क्या हो गया? एक
द्वीप हो गया जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है आपका। ठीक है, चलिए। तो कहाँ थे हम? हाँ, आइए। नदियां अपने निचले भाग में गाद नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। ठीक है। अब चूंकि होता क्या है कि नदी यहाँ तक तो आई, ऐसे नदी आ रही है, ठीक है, लेकिन अब साथ बहुत सारे अवसाद ला रही है, और अवसाद लाने की वजह से वो रास्ते में अवसाद जमा हो जाता है, और जमा होता है तो नदी इधर से निकल जाती है, कुछ इधर से निकल जाती है, तो क्या हो गया, नदी का वितरिका, और नदी बट गई। नदी क्या हो गई, यहाँ से बट गई, बस यही बता रहा है आपको। आगे लिखता है क्या, लिखता है कि क्या आप जानते हैं, अच्छा इससे पहले एक चीज छूट गया, आप देख लें उसको भी, मुझे लगता है। हाँ, क्या आप जानते हैं, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा है और हो सकता है हर बार पूछे, ये पूछता ही है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली, है ना, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोगों का निवास स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा, यहाँ 10 लाख की आबादी रहती है नदी के बीच में, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में है, याद रखिएगा, ये असम में पड़ता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या आप जानते हैं दोआब के बारे में, देख लीजिए दोआब क्या होता है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग, सिंपल, दो नदियों के बीच का भाग। तो एक नदी ये बह रही है और दूसरी नदी ये बह रही है, और बीच में ये स्थान कैसा हो गया, ये ऊंचा स्थान हो गया, कैसा स्थान हो गया, ऊंचा स्थान हो गया। नदी आसपास से जा रही है पर मिल नहीं पा रही बीच में, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, मिट्टी का एक ऊंचा स्थान है। अच्छा, अब लिखता है दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब, आब अर्थात क्या, पानी, देखिए दोआब मतलब पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन, पंज, और पंज का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी, अर्थात पांच नदियों का पानी। ठीक है, इसलिए पंजाब आप सुनते होंगे, पंजाब, वहाँ पांच नदियां हैं, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, है ना, पांच नदियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को, इंडिया का मैप निकालिए, उसमें पश्चिम भाग देखिए, पंजाब का मैदान दिखेगा आपको, तो उसे पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, बिल्कुल सिंधु बिल्कुल पाकिस्तान में ही जा रही है। झेलम, रावी, व्यास, सतलज सब अपना जल लेकर वहीं जा रही है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है ना, याद है ना, यहाँ पे दोआब एक था ना, पंजाब, क्योंकि पांच नदियां थी। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, मैप में देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। गंगा का मैदान याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व में विशेषकर कहाँ, असम में स्थित है। तो सिंपल, ये चीज आपको कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं उसमें से हम देख लीजिए आगे। मैप निकाल के सामने रखिएगा, बहुत आसानी हो जाएगी, अदरवाइज समस्या तो आएगी, कि अभी आप छोटी कक्षा में हैं। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों, उच्चावच क्या होता है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, उसी को बोलता है उच्चावच। तो उत्तरी मैदानों की जो व्याख्या होती है वो सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। तो बेसिकली उत्तरी मैदान को विविधता वाला नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि भैया ये तो समतल मैदान है, यह सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है, बनावट जो होती है, भौगोलिक आकृति अर्थात उनकी जो बनावट है उत्तरी मैदान की, उसमें विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को कितने भागों में, चार भागों में विभाजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कितने भागों में, चार भागों में। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय, नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती है उस समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। गुटिका क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर के जो होते हैं ना, गोल गोल जो होते हैं, ये बड़े बड़े चट्टान के ऊपर से गिरते हैं तो टूटते फूटते छोटे हो जाते हैं, तो उसको गुटिका कहते हैं नीचे। इसे, अच्छा, वो निक्षेपण कर देते हैं, निक्षेपण मतलब ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा पत्थर सब, छोटा छोटा बड़ा 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 पत्थर, छोटा छोटा पत्थर, है ना, इकट्ठा कर लेंगे और फिर क्या होगा, वो आपस में सट जाता है ये,
है ना, बहुत सारा हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाता है, ठीक है ना, तो नीचेपन कर देती है। और ये शिवालिक की ढाल पर है, मतलब शिवालिक जो याद होगा ना, हिमालय में सबसे दक्षिण में जो सबसे निचला हिमालय था उसको कहा गया था शिवालिक हिमालय, उसके दक्षिण में है ये। अच्छा, कितने किलोमीटर में फैली हुई है, तो ध्यान दीजिएगा 8 से 16 किलोमीटर में फैली हुई है, बहुत लंबी चौड़ी चौड़ाई चौड़ी में फैली हुई है, ठीक है। आगे कहता है इसे भाबर के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा किस नाम से जाना जा रहा है, भाबर के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। भाबर किसे कहते हैं, तो नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर जो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण कर रखी है, इसे ही हम भाबर कहते हैं, ठीक है। आगे कहता है सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती है, ध्यान दीजिएगा क्या हो रही हैं, विलुप्त हो जाती हैं। अब नदी का पानी तो पतला होगा, वो नीचे होगा तो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छिप जाता है, दिखता ही नहीं है नदी 8-16 किलोमीटर के क्षेत्र में। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं, और जब पट्टी खत्म होता है, जब यहाँ गुटिका समाप्त होती है, वहां ये नदी आपस में फिर दिखने लग जाती हैं, एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। तो जहां पानी लगातार आएगा वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, मिट्टी कैसे हो जाएगी, गीली दलदली हो जाएगी, दलदल बन जाएगा। नम अर्थात क्या होता है, नम अर्थात गीला, तो गीला क्षेत्र हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे बच्चे, तराई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसे क्या कहेंगे, तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा, क्या था, घने जंगलों का क्षेत्र था मतलब क्या है सर, देखो था मतलब है कि सही में ये घने जंगल वाला क्षेत्र था, लेकिन अब क्या होता है, देखिए बंटवारा जब हुआ किसका, भारत का, और क्या बना दिया गया नया देश पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए उनके लिए, शरणार्थी अर्थात जो वहां से जिन लोगों को वहां से निकाल दिया गया या जो निकल कर आए, उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को क्या किया गया, काटा गया है, ठीक है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसी क्षेत्र में हिमालय के निचले शिवालिक के बाद इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, भाबर के बाद, आप पता कीजिए कहाँ पे है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, दो होमवर्क मैंने दिया आपको, ध्यान रखिएगा, एक पहले भी दे रखा है, दूसरा हो गया। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी मैदान है हमारा, उसका जो सबसे बड़ा भाग है वो किससे बना है, पुराने जलोढ़ से बना है। पुराने जलोढ़ क्या होता है, पुराने जलोढ़ को बेसिकली जो है ना, वो बांगड़ कहा जाता है, आगे आपको बताएंगे हम, ठीक है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग भाग को बांगड़ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। अब यहाँ पे आप रुकिए थोड़ा जरा, चलिए एक लाइन और देख लेते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। अब इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि परीक्षा में ना पूछा गया हो, इसलिए आपको डेप्थ में समझाएंगे इसको हम थोड़ा सा। देख लीजिए, 2 मिनट समय दीजिए, देखिए आप ऐसे समझिए, ये ऊंचा स्थान हो गया, थोड़ा सा नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, और ये ऐसे, फिर ऊंचा, है ना, फिर ऊंचा, फिर ऐसे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ध्यान समझिएगा कि ये जो है यहाँ से कौन कौन क्या बह रही है, नदी बह रही है, ध्यान दीजिए, ये नदी का रास्ता है, नदी का स्थल है, नदी बह रही है। जब नदी में बाढ़ आता है, ध्यान दीजिएगा, नदी में जब बाढ़ आता है तो नदी का पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, चढ़ गया ऊपर, ठीक है। और ऊपर चढ़ गया तो फिर नदी में जब पानी कम होगा तो ये पानी वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। जब वापस आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे नदी जो ऊपर चढ़ी थी, नदी का पानी ऊपर गया था, तो बाढ़ में नदियों द्वारा बहा कर लाए गए, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए, यहीं पे मिट्टी क्या हुई, यहीं पे रह गई मिट्टी। तो इससे जो है, जो पुरानी मिट्टी थी वो नीचे दब गई और नई मिट्टी ऊपर आ गई। तो भैया ये कौन सा एरिया हो गया, तो इसे ही कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है खादर। क्या होता है, खादर, क्या हो गया ये, खादर। और यही प्रक्रिया जब नदी बड़ी थी, ज्यादा बहती थी, उस समय में यहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में हुआ था। तो इन क्षेत्रों की जो मिट्टी है ये ऊंची है, क्योंकि पहले यहाँ भी इसी प्रकार से मिट्टी आया था। तो ये एरिया अब यहाँ तक नदी नहीं पहुंच पा रही है, तो ये एरिया कहलाता है बांगर। क्या कहलाता है, बांगर, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है। कैसी मिट्टी है ये, पुरानी मिट्टी है और कम उपजाऊ है।
नई मिट्टी यहाँ पे खादर एरिया में, नदी के आसपास के एरिया में पहुंची थी, तो इस एरिया को खादर कहा गया। और यहाँ पे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, और बांगर पुरानी मिट्टी है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो खादर और बांगर का निर्माण कैसे हुआ है, खादर का निर्माण और बांगर का निर्माण कैसे हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे देखिए, ये प्रश्न परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ कि उत्तरी मैदान का विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का से बना है, वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। देखिए, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पुराने जलोढ़ होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बांगड़, याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता है, पुराने जलोढ़ को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तथा वेदिका जैसी आकृति प्रश्न करते हैं। सर वेदिका क्या होता है, तो बच्चे वेदिका क्या होता है, जो ऊंचा स्थान होता है ना, उसे वेदिका कहते हैं। कई जगह पूजा जहाँ होता है, ऊंचे वेदी बनाकर पूजा होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, ऊंचा वेदी, इसे वेदिका भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस भाग को भांगड़ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, चूना अधिक पाया जाता है, इस कारण उपजाऊ कम होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कंकड़। अब कंकड़ अधिक होगा तो वहां खेती कैसे होगी, अच्छे से होगी नहीं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, जो नए अभी बताया मैंने। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। हर साल नदी में बाढ़ आती है तो हर साल नई मिट्टी बन जाती है, तो उसे खादर कहेंगे। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे अच्छी खेती किसमें होती है, तो खादर मिट्टी में होती है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है बच्चे। आइए प्रायद्वीपीय पठार की ओर आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। मेज कैसे बनता है, देखें मेज कैसे बनता है, ऐसे बनता है मेज। ठीक है, तो ऐसे ऊंचा है, ये पठार है ना, तो ऊंचा होगा ना बच्चे। ठीक है, मेज की आकृति वाला स्थल है तो ऊंचा है। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या है, तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित सेल से बना है। तो बताया हमने, जो मैग्मा या लावा जो पृथ्वी के ऊपर आ गया, उस लावा के ठंडा होने पर, उस मैग्मा के ठंडा होने पर लावा जब किसका रूप ले लिया, क्रिस्टलीय चट्टान का रूप ले लिया, तो आग्नेय चट्टान बना। और आग्नेय चट्टान टूटने के बाद फिर से नए चट्टान का निर्माण हुआ, उसे क्या कहा गया, उसे रूपांतरित सेल कहा गया। तो ये इनसे बना है, अभी बताया गया है। आगे कहता है, यह गोंडवाना भूमि, जो बताया था हमने आपको, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तो गोंडवाना भूमि के टूटने से इसका निर्माण हुआ है, अपवाह के कारण ये बह कर आया है। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये कभी अफ्रीका में अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, ये टूट कर आया है। तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। ठीक है, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां पाई जाती हैं, एवं गोलाकार पहाड़ियां भी हैं। तो पहाड़ कैसा मिलेगा आपको, तो पठार का पहाड़ कैसा होता है, ऐसे ऐसे गोल होगा पठार, है ना, पठार तो ऐसा ही होता है, गोला होगा, या फिर ऐसे मेज की आकृति वाला हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा। ठीक है, तो घाटियां कैसी हैं यहाँ की, छिछली हैं। छिछली घाटियां मतलब कैसी हैं, कि आप आसानी यहाँ फिसल जाएंगे बहुत तेजी से। क्यों, क्योंकि छिछली घाटियां ऐसे समझिए आपकी, ये कठोर चट्टान होते हैं ना, तो पानी जब इस पर से बहकर निकलता है तो छिछली घाटियां हो जाती हैं, फिसलनदार हो जाती है। इस पठार के दो मुख्य भाग, इस पठार के दो मुख्य भाग, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, याद रखिएगा कौन कौन है, मध्य की उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। पहले मध्य उच्च समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। ठीक है, मैप ऊपर में देख लीजिए, मैप ऊपर दिया था, हाँ देखिए। अब देखिए, यहाँ पर एक नदी बह रही थी जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। देखिए ध्यान से, ये नदी जो है यहाँ पे, ये नदी जो है ये कौन थी, ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के ऊपर में जो ये है, ये मालवा का पठार, देख रहे हैं लिखा हुआ है, मालवा का पठार लिखा हुआ है ना। तो ये मालवा का पठार क्या है, मध्य उच्च भूमि है, याद रखिएगा। और ये नीचे क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है दक्कन का पठार, लिखा हुआ है दक्कन का पठार बच्चे, ये आपका दक्कन का पठार है। गुड, समझ में आ गया। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत में है, ये क्या है, ये मालवा का पठार, नीचे ये क्या हो गया, दक्कन का पठार। ठीक है, क्लियर है, चलिए आइए आते हैं उसमें। हाँ, आगे कहता है, जो विंध्य श्रृंखला है, दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अच्छा एक मिनट रुकिए, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। अब इसको समझ लीजिए। ठीक है, आगे इसे बोलते हैं, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, अब इसको भी समझ लीजिए, तेजी से आके समझ लेते हैं, चलिए। देखिए यहाँ पे देखिए, है ना,
देखिए ये जो पहाड़ी है ये महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा हो गया, विंध्य पहाड़ी हो गया, है ना। और यहाँ पे राजस्थान में, राजस्थान से दिल्ली तक पहुंची हुई है अरावली रेंज। तो ये सब किसका हिस्सा है? ये सब जो है मध्य पहाड़ का मध्य पठार का हिस्सा है। ठीक है, रखिएगा, ये सब मुख्य उच्च भूमि का हिस्सा है। ठीक है, आगे कहता है मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम में क्या थी? चौड़ी, याद है ना, वहां अरावली के आसपास बहुत चौड़ी थी, लेकिन पूर्व में क्या है? बहुत पतली है, संकीर्ण है। संकीर्ण मतलब छोटा होना, पतला होना, सकड़ा होना। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड, और उसके बाद बघेलखंड बोलते हैं, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में एक जिला भी है बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड पठार पर ही बसा हुआ है। इसके और पूर्व की ओर विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। तो दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं, सौरो ऑफ बंगाल, तो बंगाल में ये बहती है। और बंगाल तक छोटा नागपुर पठार जो आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ये आपका क्षेत्र कहलाता है क्या? पूर्वी विस्तार कहलाता है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि का। आगे लिखता है दक्षिण का पठार, मैप सामने रखिए, एक त्रिभुजाकार भूभाग है। तो है ना इस प्रकार से त्रिभुजाकार भूभाग, देखिए ध्यान से, है ना, दक्षिण का पठार जिसको आप दक्कन का ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके में क्या बोलता है कि जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार को सतपुड़ा की श्रृंखला है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर में क्या है? सतपुड़ा की श्रृंखला। जबकि महादेव, है ना, कैमूर की पहाड़ी, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। ध्यान रखिएगा, ऐसे कौन से विस्तार है? पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करो। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सामने मैप रख के देखिए, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण का पठार है, जो साउथ का पहाड़ है, आपका पठार है, ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, पश्चिम में ऊंचा, तो इस साइड अधिक ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। और पूर्व में कम ऊंचा है, ढाल है, ध्यान रखिएगा, पूर्व साइड में जो भारत का दक्षिणी भाग है इसका। ठीक है, इस आगे कहता है इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में क्या बोलते हैं? मेघालय, है ना, या कार्बी एंगलोंग पठार। ये आसाम के ठीक नीचे देखिए, आप असम देखिए, उसके ठीक नीचे देखिए, बांग्लादेश से ऊपर में, वहां आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? मेघालय दिखाई देगा। वो भी पठारी क्षेत्र है पूरा, कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं इसको। ठीक है, तथा उत्तर का चार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा उसको। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था। अब देखिए, आपको तो पता है ना कि हमारा भारत कहीं से टूट कर आया है। तो जब ये टकराया था ना, जब हिमालय का निर्माण होने से पहले, तो जब टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ, और साथ साथ टकराने से कोई चीज टकराएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। और टूटने के बाद छोटा नागपुर पठार से अलग होकर एक हिस्सा चला गया ऊपर की ओर, जो मेघालय के पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और बीच में बहुत सारा क्या बन गया? गड्ढा बन गया। उसी गड्ढा में आपको ब्रह्मपुत्रा गंगा द्वारा लाए गए अवसाद से पाट कर भर दिया गया है। जो अभी के क्षेत्र में आप देखिएगा, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश है, देखिए मैप पर, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश, उसमें आपको गंगा और ब्रह्मपुत्रा की नदियां अपना जल ला रही हैं और उसको भर रही हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, कौन? गारो, खासी, जयंतिया। तो जो हिमालय का पठार है ना, उसमें तीन है। एक है कौन सी? एक हो जाएगी गारो, पहले क्या आ जाएगी? पहले आ जाएगी बच्चे गारो, फिर क्या आएंगी? खासी, और फिर क्या आ जाएंगी? जयंतिया। ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है ये मेघालय के पठार के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रश्न पूछता है गारो, खासी, जयंतिया ये कौन से पठार के अंतर्गत आती है? तो हिमालय पठार के अंतर्गत आती है, सॉरी हिमालय के कह रहे हैं, आपको मेघालय पठार के अंतर्गत आती है, और मेघालय राज्य में ही है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण के पठार के पूर्वी एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। तो जो ये हमारा हिमालय है बेसिकली, इसके कौन से आपको पश्चिमी घाट पर क्या है? पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट है ना, और पूर्वी सिरे पर कौन जाएंगे? पूर्वी घाट कहलाएंगे। ठीक है ना, ये पूर्वी घाट हो जाएगा, और ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखता है क्या? पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित हैं। तो इस तट में आते हुए पश्चिम तट समानांतर स्थित है। ठीक है, वे सतत हैं, सतत मतलब लगातार हैं,
तथा उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। दर्रे द्वारा मतलब बीच बीच में कहीं से आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। जा, ये तो पूरा हट गया, रुझे 1 मिनट, ये तो पूरा हट गया ना, 1 मिनट। हाँ, ऐसे छोटे छोटे दर्रे हैं, ठीक है, उन दर्रों द्वारा पार किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्वत कैसे हैं, लगातार पर्वत है, फिर यहाँ छोटा सा गैप मिला, फिर लगातार पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पठारे जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। वहीं आप जब पार किया जा सकता है, वहीं आगे कहता है क्या, तथा अच्छा, भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अभी जो 3 दर्रे बताए हैं मैंने आपको, एक यहाँ बताया है, दूसरा एक यहाँ, और एक और ये नीचे में है। तो आप तीनों दर्रों को आप मैप में देखिए, वहां आया होगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, इसकी स्थिति को जानिए। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा है, लिखता है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। तो पहले बताया हमने कि पश्चिमी घाट सतत भी हैं और ऊंचे भी हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर है। तो बिल्कुल पश्चिम साइड ज्यादा ऊंचा है, पूर्व साइड जो है आपको कम ऊंचा है। ये पूर्व साइड जो है, यहाँ पे जो पर्वत है ये कम ऊंचे हैं, 600 मीटर की ऊंचाई है इनकी। वही पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या है, अधिक है, कितनी, 900 से 1600 मीटर, याद रखिएगा। आगे लिखता है क्या, ध्यान रखिएगा कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोलता है कि पूर्वी घाटी का विस्तार, पूर्वी घाट या पूर्वी घाट बोलिए, उसका विस्तार महानदी घाटी से, तो आप अब इसको देखेंगे आप, तो अगर ये हमारा हिमालय है, सॉरी, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे महानदी घाटी समझ लीजिए, महानदी घाटी हो गया। और यहाँ से कहाँ तक, तो कहता है क्या, दक्षिण में नीलगिरी तक। तो नीलगिरी कहाँ पे है, यहाँ पे है नीलगिरी। ऐसे इस प्रकार से है, ऐसे समझिए ना, ऐसे ऐसे पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट और ये नीलगिरी पहाड़ी के आसपास आकर के ये मिल जाते हैं आपस में, ठीक है। इसके बाद आपका अन्नामलाई हो जाएगा, फिर आपका कार्डिमम हो जाएगा, ये लाइन से है फिर आपका ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ठीक है। तो कहता है नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, लगातार नहीं है। पूर्वी घाट क्या है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी घाट कैसी है, पूर्वी घाट जो है कहीं कहीं टूटी हुई है, इस प्रकार से, अलग सतत नहीं है। क्यों? क्योंकि नदियां यहाँ से कौन गुजरती हैं, नदियां गुजरती हैं, नदियों ने तोड़ रखा है इनको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अनियमित है, मतलब लगातार नहीं है, एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है, वही वही बताया मैंने आपको। और ये क्या है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, ध्यान रखिएगा। ये क्षेत्र भारत के, ये पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट में, चूंकि यहाँ पर्वत क्या है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पश्चिमी घाट में क्या है, पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं, और ऊंचा पर्वत को जलवायु मानसून को प्रवेश करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, आर पार नहीं हो पाती है। तो बारिश कहाँ हो जाता है, बारिश इस साइड हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है, पश्चिमी घाट में। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के साथ टकराकर, आर्द्र हवा मतलब गीली हवा के साथ टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, इस प्रकार से जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस भाग के, इस भाग के शिखर, ध्यान दीजिएगा, शिखर मतलब क्या होता है, जो ऊंचा स्थान होता है पर्वत का, ऊंचा का ये जो स्थान है, यही तो शिखर है इसका। तो ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी सबसे ऊंचा, याद रखिएगा। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है, 2695 मीटर, तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा कौन है, शिखर, महेंद्रगिरी, याद रखिएगा, 1500 मीटर पूर्वी घाट का। अर्थात अगर ये भारत है तो यहाँ पे अनाईमुडी सबसे ऊंचा, फिर आपका डोडा बेटा, ठीक है, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट में, पूर्वी साइड में। तो पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां हैं, ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सी पहाड़ी है, सेवराय की पहाड़ी है। आगे लिखता है उदग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से आप सभी जानते होंगे, जो घूमने जाते हैं ना, कई मूवी में देखा होगा आपने, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में आपको ज्ञात करना है। ये तीसरा होमवर्क,
याद रखिएगा, जो आपको ज्ञात करने के लिए हो रहा है आपको ज्ञात करना ही चाहिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। मैप में देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे उत्तर भारत में कौन सी मृदा पाई जा रही थी, जलोढ़ मृदा, वैसे दक्षिण भारत में कौन सी मृदा पाई जा रही है, काली मृदा। मुख्य रूप से याद रखिएगा, कौन सी मृदा, काली मृदा, जो आगे नई चट्टान से बनी है, जिसे दक्कन ट्रैप्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, तो प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहा पठार की मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, दक्कन ट्रैप, या दक्कन ट्रैप कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार को, ध्यान रखेंगे। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, वो तो आपको पहले बताया गया है ना। इसलिए इसके शैल क्या है, आग्नेय शैल है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ साथ क्या हुआ है, अपरदन हुआ है। तो शैल जो होता है, जो चट्टान होती है, वही ना टूटती फूटती है, तो मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, जिनसे कौन सी मिट्टी बनी है, काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां जो राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई हैं, है ना, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। बिल्कुल मैप में देखिए आप, ये बहुत अधिक अपर्दित है, अपर्दित था टूटी हुई है, बहुत ज्यादा अपर्दित, बहुत टूट फूट गई है, क्योंकि सबसे पुरानी है। याद रखिएगा, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है ना, तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। तो धूप, वर्षा, हवाओं ने इनको लगातार कई करोड़ों वर्षों से अपर्दित किया है, तोड़ा फोड़ा है, खंडित किया है। तो यहाँ क्या मिलेंगी, खंडित पहाड़ियां मिलेंगी, अपर्दित पहाड़ियां मिलेंगी। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में दिशा में तक में फैली है। आप देखेंगे इनका जो दिशा है कैसा है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर आप मैप में देखेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो इनका दिशा कैसा हो गया, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखता है, भारतीय मरुस्थल। ठीक है, अरावली पहाड़ी के अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है ना। अरावली के एकदम पश्चिम में चले जाएंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएंगे, तो वहां मिलेगा क्या आपको, थार का मरुस्थल मिलेगा। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। तरंगित मैदान अर्थात कि यहाँ हमेशा हवाएं चलती हैं, ठीक है, और बालू जो है तरंगों के साथ उड़ता रहता है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर, बहुत कम वर्षा हुआ जी, कम वर्षा होती है। इस शुष्क मौसम सॉरी इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। जब बारिशें नहीं होगी तो पेड़ पौधे कहाँ से मिलेंगे आपको, वनस्पति कहाँ से मिलेगी। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं देखने को मिलती है। सरिता अर्थात छोटी छोटी धाराएं, है ना, छोटी छोटी धाराएं। इसके बाद लिखता है क्या कि और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। छोटी हैं तो फिर कहाँ से नदी का रूप लेंगी। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, याद रखिएगा, है ना। जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, लूनी नदी। आगे लिखता है बरकान। बरकान क्या होता है, बालू का टीला, अर्धचंद्राकार होता है, ऐसा होता है बालू का टीला, ऊंचे ऊंचे बालू के टीले। अब जो भी जैसलमेर में देखिएगा या फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे बालू आपको देखेंगे, ऐसे टीला मिलेंगे बालू का टीले। ये अर्धचंद्र का, आधा चंद्रमा की तरह होते हैं। ठीक है, ये बालू के टीले ऊंचे ऊंचे। ठीक है, तो लिखता है अर्धचंद्राकार अर्थात बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो वो आपको पता ही है। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं, तो बरकान जरूर देखिएगा यदि आप जैसलमेर घूमने जाएं राजस्थान में तो। ठीक है, अंतिम पेज है शायद आपका ये। ठीक है, तटीय मैदान को देख लेते हैं, चलिए। लिखता है प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। संकीर्ण मतलब पतला है। अब पठार के दोनों तरफ जो है, आप जैसे ये आप देखेंगे भारत के, तो ये जो पठार है इसके दोनों तरफ संकीर्ण पट्टी है। कैसी पट्टी है, संकीर्ण पतली पतली सी पट्टी है। ठीक है, हाँ संकीर्ण पट्टी है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। छोटा सा क्षेत्र है, पतला सा क्षेत्र है। इस मैदान के तीन भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, अब देखिए इस भाग को, जो महाराष्ट्र का एरिया है, ये महाराष्ट्र का एरिया हो जाता है, इस क्षेत्र को कोंकण कहते हैं। ठीक है, कोंकण के बाद क्या मिलेगा आपको, मुंबई। इसमें अच्छा, कोंकण में एक चीज, दो राज्य मुख्य रूप से आ जाएंगे, मुंबई तो आएगा ही, साथ ही गोवा को भी ले लीजिए आप, है ना। मध्य भाग को कन्नड़ कहते हैं, जो कर्नाटक का एरिया है, क्या कहलाता है, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ का मैदान। एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। दक्षिण भाग क्या कहा जाता है, मालाबार तट, जो केरला का है, याद रखिएगा। आगे लिखता है क्या, लिखता है बंगाल की खाड़ी, ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी
के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि ये जो दक्षिण पूर्वी तट है, पूर्वी तट है जो, यहाँ पे नदियों ने क्या कर रखा है, बहुत सारी नदियां हैं और आती हैं यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, तो तट जो है चौड़ा हो रखा है। ठीक है, थोड़ा सा उसी बात को कह रहा है कि क्या बोल रहा है, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं थोड़ा समतल है। उत्तरी भारत में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। तो उत्तरी भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार, याद रखेंगे, इसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। जबकि दक्षिण भाग कोरोमंडल, तो तमिलनाडु में मुख्य रूप से किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में उत्कल तट बोलते हैं, जो इसमें नहीं दिया है बता देता हूँ। उड़ीसा में उत्कल तट, उत्कल तट, और आपको आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूछेंगे सर डेल्टा क्या होता है, बिल्कुल अभी बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेल्टा। देखिए, नदियां जब अपना जल बहा कर लाती हैं ना, ठीक है, तो अपने ही रास्ते में लाए बहा कर, जब उनका ढाल, नदी नदी जिस रास्ते आ रही है, जब ढाल कम हो जाएगा तो नदी जो मिट्टी, गाद, अवसाद, पत्थर, सिल्ट, बालू की जो बहा कर ला रही हैं, जब ढाल धीमा हो जाएगा तो वो तो रुक जाएंगी, क्योंकि पानी का बहाव तेज नहीं है। और जब वो रास्ते में रुक जाएंगी तो क्या होगा, तब नदियां जो है, नदियों का रास्ता क्या होता है, मुड़ जाता है, और मुड़ जाता है फिर आगे बनता है, फिर इस तरह से। तो ये जो है ना, ये यही कहलाता है क्या, ये जो लास्ट में है, इस समुद्र के किनारे बनता है, नदी बनाती है, इसे ही डेल्टा कहा जाता है। जैसे भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन डेल्टा, याद रखिएगा। भारत में ही विश्व की ही सबसे बड़ी डेल्टा है जो कि सुंदरवन। ठीक है। तो डेल्टा का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। विस्तृत रूप से जब रिवर पढ़ाएंगे तो वहां आपको डिटेल बताएंगे ही बताएंगे। एक और चीज याद रखिए, चिल्का झील पूर्वी तट पर, चिल्का उड़ीसा में है, पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भूलक्षण है, मतलब बनाया गया झील है। आप देख लेंगे इसको मैप में, उड़ीसा के मैप में देखिए, आपको दिखाई देगा। ठीक है। क्या आप जानते हैं, देखिए क्या लिखता है, क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। देखिएगा, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है कौन, चिल्का झील। महानदी उड़ीसा की ही नदी है। महानदी पर ही आपका सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। आइए द्वीप समूह समझते हैं लास्ट। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं, बिल्कुल 2 द्वीप समूह हैं, कौन से हैं, एक तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा कौन हो जाएगा, कौन, दूसरा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है। आइए देखते हैं, केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। मतलब ये, अगर ये आप ऐसे समझ लें कि ये भारत हो गया, तो भारत के केरल के यहाँ मालाबार तट बताया था आपको, और यहीं पे छोटे 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 द्वीप हैं। क्या नाम है इन द्वीप का, इनका नाम है लक्षद्वीप, याद रखिएगा। ठीक है। तो इनकी स्थिति को ज्ञात कीजिए, मैंने आपकी स्थिति बता दी। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल क्या होता है, देखिए मूंगा बोलते हैं, प्रवाल को क्या बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं। मूंगा पत्थर सुना होगा आपने, लोग अंगूठी में लगाकर पहनते भी ये पत्थर। तो ये छोटे छोटे जीव होते हैं, और जब ये जन्म लेते हैं, तो जब नया जन्म लेता है तो पुराना वाला मर जाता है, तो जब मरता है ना, तो उसके जो खोल होते हैं, मतलब उसका जो बॉडी बना होता है, जिससे वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है। तो वही एक्चुअली में प्रवाल कहलाता है, और ये बहुत हार्ड होते हैं, ये करोड़ों की संख्या में होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये करोड़ों की संख्या में होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और करोड़ों वर्षों से ये बन रहे हैं। तो ये इन्होंने, इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है अरबों की संख्या में, कि इन्होंने द्वीप का निर्माण कर दिया है, आइलैंड का निर्माण कर दिया है। तो इन पर फिर धीरे धीरे बरसात होने की वजह से क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा फूटा चूना पत्थर, और वहां पे क्या हो गया, धीरे धीरे जंगल का निर्माण हो गया, फिर लोग बस गए हैं। तो बेसिकली आप लक्षद्वीप को जब देखेंगे ना, जो अरब सागर में है, तो ये एक प्रवाल द्वीप है, मूंगा द्वीप है। ठीक है। आगे सुनिए, पहले इनको लका द्वीप भी कहा जाता था, मिनिका तथा एमीन एमीन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इनका नाम क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप रख दिया गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है, ध्यान रखिएगा, 32 किलोमीटर बहुत छोटा है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक मुख्यालय अर्थात यहाँ प्रशासन से संबंधित सारे कार्य होते हैं। इस द्वीप समूह पर पादप अर्थात पौधे तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। जंगल है भाई साहब, पाए जाएंगे ही। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य मतलब कि वहां पर पक्षियों को एक सुरक्षित स्थान प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है।
अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से देखिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं, बहुत दूर फैले हुए हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या, ध्यान दीजिएगा, में बहुत बहुल तथा बिखरे हुए हैं, मतलब अलग अलग भी हैं, बहुत सारे हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ध्यान रखेंगे, यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर, निमज्जित में जो नए नए पर्वत हैं उनके शिखर हैं। आपको बताते हैं हम, आपको एक चीज बताए थे, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैप में दिखा रहा हूँ आपको मैं, जैसे ये मैंने भारत का नक्शा बनाया था, ठीक है, और मैंने बताया था, आपको याद होगा कि जो हिमालय है, एक सेकंड, जो हिमालय है वो इस प्रकार फैला हुआ था और अचानक से नीचे मुड़ जा रहा था, याद है? तो ये जो भारत में, ये जो बंगाल की खाड़ी में जो आ रहा है ना आपका, ये वाला एरिया, यहाँ पे है ना क्या फैला हुआ है, लक्ष्य ये आपका हिमालय फैला हुआ है। और हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां है, मतलब हिमालय यहाँ तो है ही ऊपर में, उत्तर में, ये नीचे की ओर भी हिमालय फैला हुआ है। और हिमालय का यही समंदर के बीच में उठा हुआ हिस्सा, जो समंदर में डूबा हुआ है और जो उठा हुआ है, यही कहलाता है अंडमान निकोबार। ऊपर में अंडमान, नीचे में निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैप पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे एक्चुअली हिमालय ही है वो। यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा, आगे देखिए, के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप अर्थात पौधे एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के हैं ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, ठीक है, बिल्कुल समीप है, देखिएगा आप, विषुवत रेखा जो है उसको ठीक ऊपर में है। एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से छातित है। तो विषुवत रेखा के करीब होने की वजह से यहाँ की जलवायु कैसी होगी, विषुवतीय होगी, और यहाँ जंगल भी घने पाए जाएंगे क्योंकि बारिश खूब होती है यहाँ। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है भारत का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नाम याद रखिएगा, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप स्थित है, बैरन द्वीप पर जो है जलवायु वो सक्रिय है, सक्रिय होना मतलब एक्टिव वोल्केनो है ना। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ देखिए, अब कंक्लूजन पर जा रहा है, आपको बता रहा है कि जो भू आकृति की विभिन्न प्रकार के भू आकृतियां हैं, ये एक दूसरे को जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे की सहायता करती हैं, एक दूसरे को आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, इसलिए क्या है, पूरक है, ध्यान रखिएगा, पूरक है, और वो देश की प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाती हैं। एक ही चीज, एक ही प्रकार की चीज होगा, एक ही प्रकार के संसाधन होगा तो उससे क्या कर पाएंगे, हर प्रकार के संसाधन चाहिए, हर प्रकार की मिट्टी चाहिए, हर प्रकार के स्थलाकृति चाहिए। पर्वत के अपने फायदे होते हैं, पठार के अपने, और उसके अलावा मैदान के अपने फायदे होते हैं, तो मरुस्थल के अपने। आगे लिखता है, उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल, उत्तरी पर्वत जो हिमालय है वहां से हमें जल मिलता है और वन जंगल भी मिल जाते हैं बहुत सारे। उत्तरी मैदान देश के अन्न के भंडार हैं। बिल्कुल, ये नदियां जो उत्तरी पर्वतों से लाती हैं और इन्होंने जो उत्तरी मैदान का निर्माण कर रखा है बच्चे, यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, अन्न के भंडार, खूब खेती होती है यहाँ पर, खूब सारी यहाँ पे कृषि संबंधित कार्य होते हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला, और प्राचीन पुरानी जितनी सभ्यताएं विकसित हुई इन नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। आप देखेंगे कर्नाटक से लेकर के छोटा नागपुर पठारी तक, आपको झारखंड छत्तीसगढ़ में क्या है, बहुत सारे मैग्नीज आपको, या फिर आपका बॉक्साइट, कोयला, लोहा, आयरन, आपको सोना, ये सब कहाँ मिलते हैं आपको, सब तो आपको पठारी क्षेत्र में ही मिलते हैं। तो ये खनिज के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकरण में क्या किया है, विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र में क्या होता है, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन होता है, और पोत संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। मतलब यहाँ बंदरगाह पाए जाते हैं तटीय क्षेत्र में, जो समुद्र के तट हैं वहाँ बंदरगाह पाए जाते हैं, और यहाँ पे मछली पालन भी किया जाता है, और साथ ही साथ पोत अर्थात बंदरगाह, पोर्ट जिसको बोलते हैं उसी को पोत कहा जा रहा है यहाँ बंदरगाह को। तो बंदरगाह से क्या होते हैं, व्यापार संबंधित सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, दूसरे देशों के साथ। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां, जो देश में विभिन्न प्रकार के भौतिक आकृतियां हैं, भविष्य में क्या करती हैं, विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद।